नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर जहाँ राजमहल में सभी एकत्रित होकर एंजॉय कर रहे थे तो वहाँ अनिका भी अब उन्हें आकर ज्वाइन कर लेती है। अनिका यहाँ पर किंग के स्टैचू को अब अपने छोटे युवराज से मिलने के लिए कहकर बेला फुसला कर लेकर आ जाती है। इधर अब सभी अपना एंजॉय पूरा करते हैं और सब अपना मजे करने के बाद अब सब अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो अब धनंजय अब अनिका और रोहित को कहता है कि आप दोनों भी अपने कमरे में जाओ। तो वो पूछते हैं क्या हमारा कमरा भी यहाँ राजमहल में है। तब उनकी बात को सुनकर अब वह धनंजय कहते हैं हाँ है, और वहाँ पर तो और उस कमरे को डेकोरेट खुद करण और मैंने मिलकर किया है। अब इतना सब होने के बाद अब वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बचपन से लेकर अब तक की दोनों की ही फोटोज लगी हुई थी। वो दोनों इन फोटो को देखकर अब यही सोचते हैं कि सच में उन्होंने कितनी लंबी जिंदगी जी ली है। इधर अब धनंजय करण को भी कहते हैं कि एक सरप्राइज उसके लिए भी है उसके कमरे में, और वो करण गुलेरिया को उसके कमरे में छोड़ देते हैं, कमरे के बाहर छोड़ देते हैं। करण गुलेरिया अब कमरे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर एक तस्वीर को देखते हैं तो उनके मुंह से बस यही निकला स्वाति। राजमहल में करण गुलेरिया अपने रूम में खड़े जिस तस्वीर को देख रहे थे उसमें स्वाति और उसके हाथ में एक छोटी सी अनिका थी। वैसे तो करण गुलेरिया अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन आज वो अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज उसके आंसू एक सैलाब बनकर निकल रहे थे। करण अब अपने मन में ही यही सोचते हैं कि काश वो अपनी स्वाति के साथ उस समय होते जब अनिका पैदा हुई थी, जब स्वाति को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसी समय पर ही करण उनके साथ नहीं थे। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस रूम में स्वाति मल्होत्रा मौजूद हो। धनंजय ने सारी ही तस्वीरों को वहां पर लगाया हुआ था, उनकी कॉलेज से लेकर अनिका के इस दुनिया में आने तक की। तीनों बच्चों की भी तस्वीर थी, यहाँ तक कि अनिका और रोहित की शादी की भी उनमें तस्वीरें थी, और कुछ तो अभी डिज्नीलैंड की भी खींची हुई तस्वीरें थी। अपने रूम को अच्छे से देखकर तो अब करण गुलेरिया के चेहरे पर पहले आंसू थे, लेकिन अब एक स्माइल भी आ जाती है। एक ऐसे ही रूम का तो सपना देखा था कभी करण गुलेरिया ने, करण जिसे उसके दोस्त ने पूरा कर दिया। करण गुलेरिया अब अपने मन में ही यही सोचते हैं कि सच में तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है धनंजय, क्योंकि मैंने जिस कमरे की कल्पना की थी वो तो तुमने उसे पूरा कर दिया। आई एम श्योर कि तुम्हें वो पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरे मन को खुश किया है उसी तरह से अब तुम्हारे मन को भी तो खुश करना बनता है। यहाँ करण गुलेरिया अब अपने बेड पर बैठ जाते हैं और अब वो थोड़ा सा टिक कर अब अपने हाथों को फोल्ड करते हुए अपनी आंखों पर रख लेते हैं एक गहरी सोच, और वो अब एक गहरी सोच में चले जाते हैं। जहाँ पर ये हाल करण गुलेरिया का था तो वही हाल अब इधर धनंजय पीरामल का भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इतने सालों के बाद वो और आयशा एक दूसरे के इतने करीब आ जाए थे, क्योंकि जब से धनंजय अपने कोमा से बाहर आए थे तब से ये पहली बार था जब आयशा उसके इतने पास थी। धनंजय अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। धनंजय अब बालकनी में खड़े होकर बस उन्हीं एहसासों को फिर से ताजा कर रहे थे। धनंजय अपने ही ख्यालों में थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उन्हें पीछे से हक किया है। इस स्पर्श को वो पहचानते थे और उनके मुंह से अब इस स्पर्श को पहचानते हुए अचानक से निकला आयशा। ये कहते हुए ही अब धनंजय पीरामल ने अपने हाथ को अब आयशा के हाथों पर रख दिया, और वो अब उसे कहने लगे कि मुझे पता था आयशा कि तुम जरूर आओगी, तुम मेरे पास जरूर आओगी। जितना मैं तुम्हें मिस करता हूँ उतना ही तुम भी मुझे बहुत ही मिस करती हो आयशा। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल जब पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो उनके आंखों के सामने अब आयशा का चेहरा था।
अब यहाँ पर धनंजय अपने हाथों को अब आयशा के गाल पर रखकर अब उसे एक फोरहेड किस करते हैं और फिर वो उसे अब अपनी बाहों में भर लेते हैं और अब वो कहते हैं आई लव यू आयशा। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेते हैं। कुछ देर तक अपनी आंखों को ऐसे ही बंद करते हुए ही धनंजय पीरामल खड़े थे कि तभी उनके कानों में अब उस पंछी की आवाज आती है जिस पंछी को उन्होंने स्वाति के पास भेजा था। उस पंछी की आवाज को सुनकर जैसे ही धनंजय पीरामल ने अब अपनी आंखें खोली तो अपनी आंखें खोलते ही उन्हें एहसास होता है कि यहाँ आयशा तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी आंखें खोलते ही अब उसे वहां पर आयशा दिखाई ही नहीं देती। वो अब अपने मन में ही सोचता है कि वो अपने ख्यालों में ही आयशा की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। अब वो अपने सिर पर एक हल्का सा चपट लगाते हुए धनंजय पीरामल अब खुद से ही कहते हैं ये क्या सोच रहे हो धनंजय तुम? धनंजय अब तुम कोई 20-22 साल के धनंजय नहीं हो जिसे आयशा से कभी प्यार था। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही धनंजय पीरामल अब यही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि एक समय था जब मैं आयशा को जी जान करके चाहता था, लेकिन अब शायद ये वो समय ही नहीं है, इसलिए अब मुझे इन ख्यालों को भी त्यागना होगा। और यही सब सोचते हुए अब धनंजय पीरामल अब उस पंछी को देखने लगते हैं तो वो पंछी भी अब धनंजय पीरामल की आंखों में बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और एक दूसरे की आंखों में ऐसे आई कांटेक्ट करने के बाद वो पंछी अब स्वाति की कही हुई बातों को अब उसे बता देता है। उसकी बातों को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अपने बेड पर आ जाते हैं। वहाँ अनिका और रोहित अपने रूम में अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। रोहित का हाथ अभी अनिका के गाल को कवर किए हुए था। वो कभी अनिका के कंधे पर किस करता तो कभी उसके गालों पर। कुछ देर के बाद रोहित अब अनिका को अपनी बाहों में उठा लेता है। अनिका भी अब अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथों को अब रोहित के गले में डाल देती है। अपने रूम में आने के बाद रोहित अब उसे बड़ी ही सावधानी से बेड पर लिटा देता है और खुद उसके पास बैठकर अब उसे निहारने लगता है। जब अनिका की नज़र अब रोहित पर गई तो वो अब एकदम से उठकर बैठ जाती है, क्योंकि जैसे ही रोहित ने अनिका को बेड पर लेटाया था तो अनिका ने शर्म के मारे एकदम से ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन जब उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तब अनिका अपनी आंखों को खोलकर देखती है तो रोहित बस उसे ही देखे जा रहा था, उसे ही निहारे जा रहा था। इसलिए अब अनिका जल्दी से बैठ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ही ऐसे ही देखते हैं और ऐसे ही देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के प्यार में कहीं खो जाते हैं। हर बीते लम्हे के साथ दोनों का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। एक दूसरे की बाहों में वो दोनों इतना खो गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें तो वापस भी यहाँ से जाना है, क्योंकि एक तरफ जहाँ अनिका को किंग की स्टैचू के साथ जाना था तो वहीं रोहित को भी तो स्वाति मल्होत्रा के साथ अपनी बाकी की प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए जाना था। एक दूसरे से प्यार करते हुए ही उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें भी इस बात का एहसास ही नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति और किंग की स्टैचू ये दोनों अभी काफी देर से अनिका और रोहित का ही वहां आने का वेट कर रहे थे। अब किंग की स्टैचू अब स्वाति से कहती है मैं बस अब उनके रूम में जाकर अनिका मैडम को लेकर आती हूँ, क्योंकि इनका इंतजार करते करते तो बहुत ही समय हो गया। जब हम यहाँ पर आए थे तो अनिका मैडम ने कहा था कि बस थोड़ा सा समय, लेकिन अब तो ये देखो ना पूरी रात ही गुजरने वाली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जब अनिका को लेने जा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए। स्टैचू की इस बात पर अब स्वाति अब उस स्टैचू को रोकती है और कहती है रुक जाओ तुम अभी उनके रूम में मत जाना। इस बात पर वो स्टैचू कहती है मैं तो जाऊंगी, आप ह्यूमंस को टाइम की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ह्यूमंस को टाइम की वैल्यू होती तो अब तक तो हम अपने अपने पैलेस में पहुंच चुके होते। और ये कहते हुए ही वो स्टैचू अब राजमहल के अंदर जाने लगती है तो वहीं स्वाति अब उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है, क्योंकि स्वाति जानती थी कि ये उन दोनों का स्पेशल मोमेंट है और उन्हें उन दोनों के स्पेशल मोमेंट में किसी भी तरह का खलल नहीं डालना चाहिए।
स्वाति ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो दोनों मैरिड है और एक मैरिड कपल के रूम में इस तरह से किसी को भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए स्वाति अब स्टैचू को रोकने की कोशिश में थी। तो वहीं वो स्टैचू अभी स्वाति की किसी भी बात को नहीं सुन रही थी। वो बस अब हर हाल में किंग की कमांड को पूरा करना चाहती थी। कुछ ही देर में इन दोनों के बीच में ही वहीं पर एक फाइट शुरू हो गई थी, क्योंकि स्वाति उसे जाने नहीं दे रही थी और स्टैचू अब यहाँ पर और इंतजार नहीं कर पा रही थी। स्टैचू को पता था कि स्वाति मल्होत्रा तो खुद किंग के सामने भी थक गई थी, तो पॉसिबल है कि ये उसे हरा सकती है। इसके बाद भी स्टैचू ने अपनी फाइट को शुरू कर दिया था। यहाँ स्वाति अब उस स्टैचू से कहती है कि अरे अभी तुम रुको, अच्छा नहीं लगता है ना, बस 1 घंटे तक रुक जाओ, वो दोनों खुद हमें कांटेक्ट करेंगे साथ में चलने के लिए। अगर 1 घंटे तक अगर उन लोगों ने हमें कांटेक्ट नहीं किया या कांटेक्ट नहीं हुआ तो मैं खुद तुम्हारे साथ उनके रूम में चलूंगी। जब तुमने इतना इंतजार किया है तो बस मैं तुमसे 1 घंटा ही तो और मांग रही हूँ। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब वो स्टैचू कहती है ठीक है। इसके बाद वो दोनों वेट करने लगती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टैचू अभी स्वाति की बात को नहीं मानती तो स्वाति मल्होत्रा को भी अब अपनी फाइटिंग को अपनाना होता और उसे अब स्टैचू के साथ अपनी फाइटिंग करनी होती। इधर स्टैचू भी स्वाति मल्होत्रा की फाइटिंग के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अब दोनों के पास ही ऑप्शन नहीं था। अपने रूम में एक दूसरे की बाहों में सो रहे इधर अनिका की जब आंखें खुली तो सामने रोहित को देखकर अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इस मोमेंट को कितना मिस किया था अनिका ने। अनिका अब खुद को रोहित की बाहों से आजाद होकर अब उस रोहित को भी उठाने लगती है। अनिका कहती है मिस्टर मारवा उठिए। अनिका की आवाज से जब रोहित की आंखें खुली तो सामने अनिका के चेहरे को देखकर उसे अपनी तरफ खींचकर अब रोहित उसे अपनी बाहों में फिर से भर लेता है। अब रोहित अनिका को अपनी बाहों में भरकर उसे एक फोरहेड किस करने के बाद अब वो कहता है कि मुझे पता है अनिका, अब हमें यहाँ से जाना होगा। रोहित की इस बात पर अब अनिका उसके गालों पर किस करते हुए कहती है उसी के लिए ही तो हमें उठना होगा ना मिस्टर मारवा, इसलिए अब छोड़िए मुझे। इस बात पर अब रोहित अनिका को और भी टाइट हक कर लेता है और वो उसे अपनी बाहों में और भी जकड़ता है। वो दोनों अब कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही थे कि तभी अब अनिका के कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनिका थोड़ी बहुत आवाज अनिका को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनिका के कानों में वो आवाज आ रही थी, उसे सुनकर अब अनिका समझ गई थी कि इस उनके कमरे की तरफ किंग की स्टैचू और उसकी माँ दोनों इसी तरफ ही आ रही हैं, क्योंकि उनके कदमों की आहट से ही अनिका ने अंदाजा लगा लिया था। अनिका अब उनके कदमों की आहट को सुनकर अब रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा प्लीज जल्दी उठिए, माँ इधर ही आ रही है, वो बस यहाँ आकर दरवाजा खोलने ही वाली हैं। इस बात पर अब रोहित अनिका को जल्दी से छोड़ देता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि उन दोनों को इस हालत में कोई भी देखे। इसलिए वो दोनों अब जल्दी से बेड से उठकर अब खुद को ठीक करने लगते हैं। अब दोनों अपने आप को मिरर में देखकर अच्छी तरह से चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, और उनके कपड़ों को भी ठीक करते हैं। अनिका जब खुद को मिरर में देखती है तो उसके गाल पर कुछ निशान थे। उन्हें देखकर अब वो रोहित को घूरती है और अब घूरते हुए कहती है मिस्टर मारवा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना कि मुझे आपके नाना के पहले इसमें जाना है। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित उसे जवाब देता है कि अच्छा जो तुमने किया अनिका उसका क्या, तुम कैसे भूल गई कि मुझे स्वाति माँ के साथ जाना है? कितना एम्बैरेसिंग होगा ना मेरे लिए भी। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका फिर से कहती है हाँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे से ऐसे ही तीखी खट्टी मीठी सी लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। वो कभी प्यार से बात कर रहे, वो कभी लड़ाई कर रहे थे कि तभी उनके कानों में अब दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज को सुनकर रोहित अब अनिका से कहता है मैं देखता हूँ अनिका, और ये कहते हुए ही रोहित दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अनिका भी अब जल्दी से अपने गले के निशान को अब मेकअप से छुपाने लगती है।
जैसे ही वहां पर दरवाजा खुला तो अब स्वाति ने रोहित से कहा, चले रोहित। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है, बस थोड़ी देर। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, युवराज और कितना टाइम? इट्स बियॉन्ड द टाइम। इस बात पर अब रोहित कहता है कि बस 2 मिनट दो। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने रूम के अंदर फिर से आ जाता है और अपने रूम में आने के बाद वो अब अनिका को कसकर एक जोर का हक करता है। उसे हक करने के बाद अब वो उसके फोरहेड पर भी एक किस करता है। रोहित ने जल्दी जल्दी से ही अनिका को किस और हक कर लिया था। इसके बाद अब वो अनिका को जल्दी से बाय बोलकर अब वहां से चला जाता है। इस बाय में थोड़ा सा अजीब लग रहा था अनिका को। उसे लग रहा था कि कोई जोर का तूफान आने वाला है, क्योंकि रोहित ने बड़ी ही हड़बड़ी में ये सब कुछ किया। अनिका के मन में अब रोहित के जाते ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो रोहित अब जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। अब शायद उनके मिलने का ये समय कुछ ज्यादा ही होने वाला है। अनिका और रोहित दोनों की ही आंखें इस समय नम थी, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से अभी दूर जाना था, लेकिन वो दूर जाना नहीं चाहते थे। जब उन दोनों का हाथ अब एक दूसरे से छूट रहा था तो दोनों के ही दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों की ही सोल आने वाले तूफान को पहचान चुकी है। वो दोनों अभी भारी मन से एक दूसरे को भाई बोलते हैं। रोहित अब वहां से निकलकर अब स्वाति की तरफ चला जाता है, तो वहीं किंग की स्टैचू अब रोहित के स्वाति के साथ जाने के बाद अब किंग की स्टैचू अब उस कमरे के अंदर आ जाती है। अब उस स्टैचू को देखकर अब अनिका कहती है कि चलो देखो, मैं भी तैयार हूँ। अब अनिका की इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, लेट्स गो। स्टैचू और अनिका भी अब वहाँ से चले जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रोहित के पैलेस में राजीव गुलेरिया को अब तक होश आता है। तो अब वो धीरे धीरे अब अपनी आंखों को खोलता है, और उसके जैसे ही वो अब अपनी आंखों को खोलता है तो उसके पास अभी आलिशा सो रही थी। बड़ी मुश्किल से राजीव अब अपने हाथों को हिलाते हुए अब आलिशा के सिर पर रखते हैं। उनकी आंखों में आलिशा के सिर पर हाथ रखते हुए राजीव गुलेरिया की आंखों में आंसू आ गए थे। राजीव के स्पर्श से जब आलिशा की आंखें एकदम से खुलती है तो वो देखती है कि राजीव गुलेरिया को होश आ गया है। उन्हें ऐसे अपने होश में देखकर अब आलिशा कहती है, आप ठीक तो है ना? आपको कोई तकलीफ है क्या? अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब राजीव कहते हैं, मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं कहाँ पर हूँ? अब राजीव की इस बात पर अब आलिशा कहती है कि अभी आप आराम कीजिए। आलिशा की आवाज़ को सुनकर अब आकाश और मयूर की भी नींद खुल जाती है, क्योंकि अनिका के यहाँ से जाने के बाद ये तीनों यहाँ पर इसी कमरे में ही सो गए थे, क्योंकि आलिशा तो वहाँ पर राजीव के बेड पर ही सहारा लेकर सो गई थी, जबकि मयूर और आकाश भी उसके कमरे में लगे हुए सोफे पर ही बैठे बैठे सो गए थे। इनकी आवाज़ को सुनकर इसलिए उन दोनों की भी नींद खुलती है। वो दोनों अब जल्दी से आलिशा के पास आ जाते हैं और दोनों को ही देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, कैसे हो तुम दोनों? और मैं तुम दोनों तक कैसे पहुंचा? राजीव के इस सवाल को सुनकर अब आलिशा कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप थोड़ा सा आराम कीजिए, क्योंकि अभी आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। समय रहते आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं और आपको यहाँ पर कैसे लाया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको आराम करना चाहिए। एंड थैंक गॉड आप होश में आ गए। ये कहते हुए ही आलिशा अब राजीव गुलेरिया के सिर पर एक थपकी देने लगती है। आलिशा के सफर से अब राजीव को सुकून मिल रहा था। आकाश इधर राजीव को ही खड़ा होकर ही देख रहा था कि तभी अब आकाश का फोन बजने लगता है। आकाश ने जब अपने फोन को पॉकेट से निकाल कर देखा तो इस पर श्रेया उसे वीडियो कॉल कर रही थी। अपने फोन पर अब श्रेया का नंबर देखकर अब आकाश के चेहरे पर एक स्माइल तो आती है, लेकिन अब वो एक साइड जाकर अब अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए आकाश अब कहता है, हाँ श्रेया सब ठीक तो है? ये सुनते ही अब फ़ोन को रिसीव करते हुए अब आकाश कहता है, हाँ श्रेया बोलो। तभी श्रेया ने कहा, सब ठीक तो है ना? अब श्रेया की ये बात सुनते ही आकाश ने कहा, हाँ श्रेया सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो?
इस बात पर अब श्रेया कहती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। क्या क्या सोए नहीं थे क्या रात भर? तुम्हारी आंखों के नीचे कुछ डार्क सर्कल से भी बन गए हैं। आकाश, कुछ हुआ है क्या? श्रेया की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है, नहीं श्रेया, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तुम तो जानते ही हो ना। अब आकाश ने श्रेया को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, वो बस अपने काम को लेकर अब श्रेया को कहता है, जिससे अब श्रेया को भी ये लगता है कि शायद आकाश के पास काम अभी ज्यादा होगा, इसलिए वो इतना बिजी चल रहा होगा और शायद इसीलिए ही ढंग से सो भी नहीं रहा होगा। इसलिए श्रेया भी अब आकाश से ज्यादा कुछ नहीं पूछती। इधर अब आकाश अब श्रेया से कहता है, एक्चुअली श्रेया, मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब आकाश की ये बात सुनकर अब श्रेया भी दूसरी तरफ से कहती है, हाँ ठीक है, और इतना ठीक है। इसलिए इतना कहने के बाद आकाश ने अब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख देता है, क्योंकि आकाश को लगा कि उसने अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन वो परेशान इतना था कि वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना ही भूल गया। इसलिए यहाँ पर आकाश अब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डालकर अब आलिशा से कहता है, देखो आलिशा, तुम जाकर पहले आराम कर लो, क्योंकि रात भर तुम भी सोई नहीं हो ढंग से। मैं हूँ यहाँ पर इनके पास इनकी देखभाल करने के लिए। आकाश की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, तो ऐसा करो, तुम जाओ और तुम जाकर अभी आराम करो, क्योंकि अभी तुम्हें भी तो फ्रेश होने की ज़रूरत है, इसलिए पहले तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। जब आप यहाँ वापस से फ्रेश होकर आएंगे तो हम चले जाएंगे। और हाँ, एक मिनट। अब आकाश आलिशा की बात को सुनकर अब आकाश फिर से आलिशा के बोलने का इंतज़ार करता है। अब आलिशा कहती है, आपकी अंजलि मल्होत्रा से बात हुई है क्या इस बात पर? अब आकाश कहता है, नहीं, मेरी उनसे कोई भी बात नहीं हुई है, और वैसे भी वो तो श्रेया के साथ है ना, कैलाश अधिकारी के घर पर। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें राजीव चाचा के साथ हुए इस हादसे के बारे में कुछ भी पता होगा। दूसरी तरफ से अपने फोन पर सब कुछ सुन रही श्रेया अभी एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि आकाश ने सोचा शायद उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन श्रेया का फोन अभी तक चालू था और श्रेया को साफ साफ आकाश और आलिशा की बातें सुनाई दे रही थी। इसलिए वो अब मन ही मन में सोचती है कि आकाश ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब समझ में आया कि आकाश की ऐसी हालत क्यों हो रखी थी, क्योंकि मुझे तो उसकी हालत देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे इस वक्त आकाश के साथ होना चाहिए, क्योंकि आकाश को इस समय मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। ये सब सोचते हुए ही श्रेया अब अपने फ़ोन को अब जल्दी से डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ श्रेया अब अपने ही ख्यालों में थी कि आखिर राजीव चाचा को क्या हुआ होगा, राजीव चाचा ठीक तो होंगे ना। श्रेया भी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उनके दरवाजे को नॉक कर रहा है। नॉक की आवाज़ को सुनकर अब श्रेया अपने सेंस में आती है और अब वो अपने बेड पर आरव को ही सुला रही थी। श्रेया अब अपने बेड से उठकर दरवाजे को खोल देती है तो वहाँ पर दरवाजे को खोलते ही सामने अंजलि मामी खड़ी हुई थी। अंजलि मामी को सामने देखकर अब श्रेया कहती है, आंटी आप यहाँ, कुछ काम था क्या? अब श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, काम तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बस आरव को ही देखने के लिए आई थी। वो क्या है ना, जब से यहाँ पर आई हूँ तो बच्चों के साथ मेरा मन सा लग गया है, बच्चों के साथ एक अटैचमेंट हो गया है। वो जाग रहा है या नहीं, या फिर सो रहा है। अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, वो तो आंटी बस अभी ही सोया है। आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप मुझे वहां पर लेकर जा सकती हैं जहाँ पर आकाश है। अब श्रेया, क्योंकि श्रेया जानती थी कि अंजलि मामी भी खुद वहीं पर ही तो रोहित के पैलेस में रहती थी, इसलिए अब बड़ी ही रिक्वेस्ट के साथ वो अब अंजलि मल्होत्रा से ये पूछती है। श्रेया की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें आकाश की याद आ रही है क्या? अगर तुम्हें आकाश की याद आ रही है तो मुझे बताओ ना। अब अंजलि मामी की इस बात पर अब श्रेया कहती है कि नहीं, ऐसी
कोई भी बात नहीं है आंटी, क्योंकि मुझे लगता है कि आकाश कुछ परेशान है। मेरी अभी अभी उससे बात हुई है और उसके चेहरे को भी देखकर मुझे यही लग रहा था कि वो किसी टेंशन में है। उसे इस समय मेरी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। अब ये बात सुनकर अब एक पल के लिए तो अंजलि भी घबरा जाती है कि आखिर आकाश को क्या हो गया है। जो जिस तरह से श्रेया बता रही है, क्या सच में वैसा कुछ हुआ है? क्या सच में आकाश बहुत ही परेशान है? क्या वो किसी परेशानी में है? क्या हुआ होगा? तभी श्रेया अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे रानी साहिबा की आवाज़ आई थी जब मैं आकाश से फ़ोन पर बात की थी, तब मुझे उन्हीं के पास में आवाज़ आई थी। मुझे लगता है कि वो आकाश के साथ हैं। इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी एकदम से ही हैरान हो जाती है और वो अब अपने मन में ही यही सोचती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो आलिशा और आकाश दोनों साथ में है। सब ठीक तो होगा ना? क्योंकि रानी साहिबा को तो इस समय पे अपने राजमहल में होना चाहिए। हे भगवान, अब मेरे बच्चों पर कोई मुसीबत मत आने देना। अंजलि मामी अब श्रेया की इन बातों को सुनकर अब बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि वो पूरी कैलकुलेशन लगाने लगती है कि इस समय तो रानी साहिबा का राज रोहित के पैलेस में कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए अब अंजलि मामी श्रेया से कहती है, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम चलते हैं। तुम अपने पापा के आदमियों से कह दो कि हमें वहां पर जाना है। वैसे तो मेरे ख्याल से उन्हें पता ही होगा, लेकिन हाँ श्रेया, आरव यहाँ पर किसके पास रहेगा? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे बिना यहाँ पर रह पाएगा या नहीं? अंजलि की इस बात पर अब श्रेया ने कहा, राजलक्ष्मी बस अभी आती ही होगी। राजलक्ष्मी के आने के बाद वो आरव को अच्छे से देख लेगी। मैं भी तो बस आकाश से मिलकर जल्दी ही वापिस आ जाऊंगी। इसलिए चलिए ना आंटी। और वैसे भी ये तो अभी सो ही रहा है और इसे यहाँ पर देखने के लिए पापा तो हैं ही। प्लीज़ प्लीज़ आंटी, अभी चलो ना। आंटी इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है कि ठीक है, फिर चलो हम चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका की अब आँख खुलती है तो वो अब अपने रूम में ही थी। उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर रोहित से अलग होते वक्त उसका मन भारी भारी क्यों हो रहा था? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ सच में बुरा होने वाला है। आई होप कि सब कुछ ठीक हो। अनिका का मन अब बहुत ही बेचैन हो रहा था। वो अब अपने मन में ही सोचते हुए अनिका अब अपने बेड से उठकर अब बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर के बाद जब वो शावर लेकर आ जाती है तो वो अब अपनी फाइटिंग आउटफिट को पहनकर अब अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाती है। लेकिन अनिका के चेहरे पर वो टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका ने भले ही अपने डेली रूटीन के कार्य में फिर से लग गई थी, लेकिन रह रहकर उसे अब रोहित की याद सता रही थी। साथ के साथ उसे किसी होने की भी आशंका नजर आ रही थी। अनिका अब सीधे ही एलिवेटर से सीधे ही ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो हमेशा की ही तरह किंग वहां पर अपने स्टैचू के साथ खड़े होकर उसकी फाइट को देख रहे थे। अनिका ने अब किंग के फाइटर के साथ अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस को फिर से शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में अनिका ने उन फाइटर्स को वन ऑन वन में हरा दिया था। ये देखकर अब किंग कहते हैं, अब तुम पांचों एक साथ मिलकर अटैक करो। अब किंग की ये बात सुनते ही वो सभी अब अनिका के ऊपर अब एक साथ ही अटैक करने लगते हैं, क्योंकि अब तक अनिका ने सबको एक एक करके हराया था। अब वो पांचों ही एक साथ अटैक करते हैं। तो वहीं अनिका अभी डिफेंड करते हुए ही खुद को अब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वहां राजमहल में सभी की ही नींद अब खुलती है तो वो सभी भी अभी फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि कल का दिन सबके लिए ही थकान भरा था। इसलिए आज सभी की ही आंखें लेट खुली थी। इधर अपने नानू और दादू को देखकर अब रिया कहती है, आज तो आप दोनों भी लेट उठे हैं। हाँ, बैड मैनर्स नानू एंड दादू। अब रिया की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, अच्छा तो फिर मेरी रिया भी तो आज लेट ही उठी है ना। वैसे आपको याद है ना कि आपको आज अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना है। आपकी टीचर जल्दी से ही आ रही होंगी, इसलिए टीचर के आने से पहले ही आपको उसे फिनिश करना होगा। अब तक ओजस भी अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाता है। सभी को अब गुड मॉर्निंग विश करने के बाद ओजस अब रेखा मूर्ति से कहता है, मैडम मैं उस बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहा हूँ। ओजस की इस बात पर अब रेखा मूर्ति
हमें अपना सिर हिला देती है और वो उसे कहती है कि आराम से जाना। वैसे ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या तुमने, तुम सब ने? इस बात पर अब ओजस कहता है यस मैडम, क्योंकि हम टाइम से उठ गए थे इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट अभी हो गया है। बस अब हम पूरी तरह से तैयार हैं उस बिल्डिंग को देखने के लिए।